तो बच्चों, आज के टेस्ट का सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा अब्राहम मस्लो, तीसरा अल्बर्ट बेंडूरा, चौथा लेव वाइगोत्स्की। तो हम सब जानते हैं जीन पियाजे ने तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया है। जीन पियाजे तो बाल मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। अब्राहम मेस्लो, अल्बर्ट बेंडूरा, लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक निर्मितवाद दिया है। अल्बर्ट बेंडोरा ने मॉडलिंग थ्योरी दी है और उसमें बालकों के बारे में बहुत सी बातें बताई हैं। अडोलसेंट एग्रेशन बुक भी इनकी है। और अल्बर्ट बेंडोरा के बहुत से बालक के विकास के बारे में कॉन्सेप्ट हैं, जिनमें एक रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म, अन्योन्य निर्धारिता हम पढ़ते हैं, जिसमें एक ट्रायंगल उन्होंने बताया था। बिहेवियर बिहेवियर और एनवायरनमेंट और पर्सन तीनों में इंटरेक्शन होता है, और ये दोनों तरफ दो तरफा है, एक तरफा नहीं है। तो इस तरह से ये भी है। कौन नहीं है? अब्राहम मेस्लो नहीं है। सही जवाब क्या है? अब्राहम मेस्लो राइट आंसर है। प्रॉब्लम आ गई फोटो में? ओके, तो सही जवाब है बच्चों अब्राहम मेस्लो, क्योंकि अब्राहम मेस्लो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मॉडल दिया है। अब्राहम मेस्लो और कार्ल रोजर्स दोनों मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। वो तो आप जानते ही हैं, मनोविज्ञान की तीन फोर्स। पहली फोर्स साइकोएनालिसिस, दूसरी फोर्स बिहेवियरिज्म, थर्ड फोर्स ह्यूमनिज्म। तो अब्राहम मेस्लो तो उसके फाउंडर हैं। इसलिए अब्राहम मेस्लो बाल मनोविज्ञान या बाल विकास से संबंधित नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, आनुवंशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है, पूछा गया प्रश्न है। पहला है जुड़वा बच्चों का अध्ययन, ट्विंस की स्टडी। दूसरा है अभिभावक बालक विश्लेषण, गार्जियन और चाइल्ड का एनालिसिस। तीसरा है दत्तक ग्रहण अध्ययन, अडॉप्ट करते हैं बच्चों को, उनका अध्ययन। अगला है समवयस्क समूह अध्ययन, पीयर ग्रुप्स। तो स्टडी की गई है, और आप वैसे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो आनुवंशिकता की बात की गई है, जेनेटिक्स मटेरियल बच्चों में अपने पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते रहते हैं, उनका पता कैसे लगाएं। जो दो बच्चे एक जैसे हैं, अलग अलग माहौल में उनको बड़ा किया, तो फिर दोनों का लेवल क्या रहेगा, तो कहीं ना कहीं आनुवंशिकता की बात इसमें आती है। अभिभावक और बालक की बात करें तो माता पिता जैसे वैसे बच्चे, जैसे किसी ने तो बोला कि माँ बाप की ट्रू कॉपी होता है। गेट्स लाइक बिगेट्स, डाल्टन जैसे लोगों ने बोला है कि प्रत्यागमन भी होता है, रिग्रेशन भी होता है, मेंडल ने बोला है। तो अभिभावक और बालक का अध्ययन भी आनुवंशिकता से संबंधित है। दत्तक ग्रहण अध्ययन, दत्तक ग्रहण का मतलब ये हुआ कि कोई दूसरे माता पिता का बच्चा ले आए अपने पास, तो उसके जेनेटिक्स और, तो दत्तक ग्रहण में क्या हो गया, माता पिता तो उसके वही हो गए ना, गोद लिया बच्चा, तो माता पिता और बच्चा बाद में तो ये जानेंगे हमारा बच्चा है। तो उनके दोनों के जेनेटिक्स में अंतर है, क्योंकि वो तो उसमें तो किसी और के जेनेटिक्स है, आनुवंशिकता किसी दूसरे माता पिता की है, और ये दूसरे हैं। तो ये स्टडी भी आनुवंशिकता से संबंधित है। पीयर ग्रुप समवयस्क समूह क्या होता है? एक गली के 10 बच्चे ले लो आप, तो कोई किसी के माता पिता दूसरे हैं, उसके दूसरे हैं, उसके दूसरे हैं, तो सबके जेनेटिक्स अलग अलग है। इसका मतलब पीयर ग्रुप्स वाली जो बात है, वो आनुवंशिकता के अध्ययन में काम की नहीं है, बाकी तीनों है। इसका सही जवाब है समवयस्क समूह अध्ययन। नेक्स्ट, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? वृद्धि का मतलब है ग्रोथ। ये सवाल आया था, ध्यान देना। ग्रोथ, क्या पोषण, उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिले तो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट बेहतर होगी या नहीं होगी? जवाब है यस। हेल्थ, स्वास्थ्य, क्या उसके बेहतर पोषण पे स्वास्थ्य निर्भर है? बिल्कुल। निद्रा, नींद, क्या नींद, अच्छी नींद आने पे फिजिकल ग्रोथ का क्या इससे कोई संबंध है? बिल्कुल है। नींद का संबंध है फिजिकल ग्रोथ से, स्वास्थ्य का संबंध है। बेहतर स्वास्थ्य हुआ तो फिजिकल ग्रोथ बेहतर होगी, पोषण बेहतर हुआ तो फिजिकल ग्रोथ बेहतर होगी। लेकिन अधिवास, डोमिसाइल बोलते हैं इंग्लिश में। डोमिसाइल का मतलब है कि आप कौन से शहर में रहते हैं, कौन से गांव में रहते हैं, इसका सीधा सीधा संबंध बालक के शारीरिक विकास या फिर ग्रोथ या फिर अभिवृद्धि से नहीं होता। तो ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, विकास का कौन सा आयाम नोम चोम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है? नोम चोम्स्की कमाल के इंसान थे। भाषा विकास, नैतिक विकास, सामूहिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। सही जवाब है भाषा विकास। तो देखो, नोम चोम्स्की अमेरिका के लिंग्विस्टिक एजुकेशनिस्ट या साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं। कमाल की चीजें इन्होंने दी। इन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, वो एक ही तरह से भाषा के व्याकरण के नियमों को सीखते हैं। इसका मतलब उन्होंने कहा कि हम अपने माइंड में कुछ
चीजें साथ लेके आते हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आनुवंशिकता वाले पहलू को, जेनेटिक्स वाले पहलू को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो बाहर से इंस्ट्रक्शन मिलता है, जैसे व्यवहारवादी कहते हैं कि भाषा सीखने के लिए वातावरण और पुनर्बलन और वो चीजें जरूरी है, तो दूसरों से हम भाषा सीखते हैं जिनके साथ रहते हैं, ये व्यवहारवादी कहते हैं। इन्होंने कहा कि बहुत बार ऐसा होता है कि वातावरण से जो हमको निर्देश मिलते हैं या इंस्ट्रक्शन मिलता है या जिनके आसपास हम रहते हैं, वो जो बताते हैं उससे भी ज्यादा अपना माइंड है या ब्रेन है, वो भाषा को सीख लेता है। इसका मतलब भाषा को सीखने वाली बात कहीं ना कहीं उसमें अंतर्निहित है। तो कहते हैं कि साहब नोम चॉम्स्की व्यवहारवादियों के खिलाफ हैं, व्यवहारवाद का विरोध करते हैं। ये बात ध्यान रखना। नोम चॉम्स्की किसका विरोध करते हैं? व्यवहारवाद का विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि व्यवहारवाद वातावरण को महत्वपूर्ण मानता है और नोम चॉम्स्की वातावरण के बजाय आनुवंशिकता को महत्वपूर्ण मानते हैं। दूसरी बात इन्होंने बोला कि एक बालक भाषा सीखता है तो इंस्ट्रक्शन से ज्यादा स्पीडली भी वो भाषा सीख लेता है। इसका मतलब वो अपने आप ही बहुत चीजें सीखता है। इसलिए इनका जो सिद्धांत है वो कहलाता है इनेट ग्रामर। इनेट ग्रामर के नाम से भी इनकी थ्योरी मशहूर है। एक इन्होंने बोला कि पूरी दुनिया के बच्चे भाषा के व्याकरण के नियमों को एक ही तरह से सीखते हैं, इसलिए यूनिवर्सल ग्रामर भी एक टर्म आती है। ये भी यूनिवर्सल ग्रामर, ये भी नोम चॉम्स्की की खास बात है। और एक इन्होंने बोला है इनेट ग्रामर को ही हम क्या बोल सकते हैं? जेनरेटिव ग्रामर भी बोल सकते हैं। तो जेनरेटिव ग्रामर, ध्यान देना, हिंदी में कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, हिंदी के पेपर में नहीं, जैसे हिंदी में बच्चा बालक के व्याकरण के नियमों के साथ जन्म लेता है, तो वो भी बात सही है। इनेट ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर, जेनरेटिव ग्रामर या फिर व्यवहारवाद के विरोधी। और इसके लिए इन्होंने बोला कि बच्चा भाषा के नियमों की जानकारी के साथ ही पैदा होता है, इसलिए इन्होंने बोला कि बच्चा अपने साथ एक, जैसे पियाजे ने बोला, स्कीमा लेके आते हैं, तो एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेके आता है, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं एलईडी। तो एलईडी आ जाए परीक्षा में, तो भी एलईडी किसने दिया था? एलईडी दिया था नोम चॉम्स्की ने, ये ध्यान रखना है। भाषा अर्जन यंत्र हिंदी में आ सकता है। भाषा अर्जन यंत्र का संबंध किससे है? वो भी है नोम चॉम्स्की से। भाषा के विकास की बात करने वाले कौन है? जवाब है नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की ने भाषा विकास में किसको महत्वपूर्ण माना? वातावरण को या वंशानुक्रम को? तो जवाब आएगा वंशानुक्रम को, आनुवंशिकता को। इतनी बातें हमको ध्यान रखनी। नेक्स्ट, अगला सवाल है, इनमें से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप में प्रदर्शित करता है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, बिल्कुल है। विकास अनुवांशिकी के कारण होता है, ध्यान देना, विकास अनुवांशिकी के कारण होता है। सभी व्यक्तियों में विकास की दर समान होती है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। तो बच्चों हम जानते हैं विकास विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, बल्कि सामान्य से विशिष्ट होता है। स्पेसिफिक टू जनरल नहीं होता, जनरल टू स्पेसिफिक है। सभी व्यक्तियों में विकास की दर समान भी नहीं होती। विकास आनुवंशिकी के कारण होता है, ये बात इसलिए गलत है कि आधी बात सही है, आधी गलत है। विकास आनुवंशिकी और वातावरण में अंतरक्रिया के कारण होता है, ये होता तो हम इसके साथ जाते हैं। विकास सतत प्रक्रिया है, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला है, इनमें से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? तीव्र शारीरिक विकास और परिवर्तन, भावनात्मक प्रवृत्तियों का उच्च होना, विपरीत लिंग की ओर आकर्षण और समायोजन। तो ध्यान देना, किशोरावस्था में समायोजन नहीं होता, विपरीत लिंगी आकर्षण होता है, ये बाल्यावस्था में नहीं होता, वहां समलिंगी होता है। भावनात्मक प्रवृत्तियां ऊंची होती हैं और तीव्र शारीरिक विकास और परिवर्तन तो होता ही है, अधिक मात्रा में तुरंत होता है, स्पर्ट होता है, स्पर्ट। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तब, या परिपक्व होने से। जवाब है दूसरा ऑप्शन। वाइगोत्स्की की तो कमाल की बातें आपको पता ही है। वाइगोत्स्की ने कहा, वाइगोत्स्की का सिद्धांत ही कहलाता है सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं ये। तो एससीएल के नाम से हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, 3 चीजों को इन्होंने महत्वपूर्ण माना वाइगोत्स्की ने। मीडिएटेशन की बात भी मैं आपको बता चुका हूं, तो यहां बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण, असिमिलेशन, हालांकि इंग्लिश वर्जन नहीं है यहाँ पे, संबंध, अनुकूलन, एडेप्टेशन, संतुलन, इक्विलिब्रिएशन। ठीक है, हो सकता है संबंध इंग्लिश में अकोमोडेशन लिखा हो। तो महत्वपूर्ण बात क्या है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ ये बात, कि हमारे अंदर जो है और एक बाहर जो है,
बाहर वाले को ही हम मैनिपुलेट करके अंदर वाले में जोड़ लेते हैं, फिट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। अंदर वाले में कोई बदलाव नहीं करते, बाहर के अनुभव में बदलाव करते हैं, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। और जब अंदर वाली चीजों में बदलाव कर लेंगे उसको एकोमोडेशन बोलेंगे। तो यहाँ है, यहाँ क्या है, वर्तमान स्कीमा मतलब अंदर वाली का प्रयोग ही करेंगे बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु, यानी उससे मिलती जुलती बाह्य जगत में बातें दूसरी हैं, तो हमको अंदर वाली स्कीमा बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए चेंज करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हमारा दिमाग बड़ा विलक्षण है और उन चीजों को उसी में जोड़ देता है। जैसे सेब को टमाटर बोल देते हैं, जैसे कि आपके एरोप्लेन को हम चिड़िया बोल देते हैं। ये होता है एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण, हिंदी में नाम बदलेंगे, एसिमिलेशन ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आपको पता है अभी रीट में सहसीकरण शब्द आ गया था, इसलिए हमको एसिमिलेशन जरूर ध्यान रखना है, एसिमिलेशन। अगला प्रश्न है बच्चों, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकास, डेवलपमेंट, या वृद्धि, ग्रोथ, या संतुलन, इक्विलिब्रियम, या परिपक्वता, मैच्योरेशन। मात्रात्मक शब्द जहां भी आ गया हमको बोलना है ये तो ग्रोथ है, वृद्धि है, शारीरिक विकास है। डैश, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने की अयोग्यता। अपने और दूसरों के नजरिए में फर्क नहीं कर सकता, ये केंद्रस्थ सेंट्रिसिज्म है। देखो परीक्षा में ये गड़बड़ हो सकती है, सेंट्रिसिज्म, ईगोसेंट्रिसिज्म, अलग अलग ऑप्शन है। केंद्रस्थ सेंट्रिसिज्म, आत्म केंद्रस्थ ईगोसेंट्रिसिज्म, जनात्मवाद एनिमिज्म, या फिर कोई नहीं, तो हम सब जानते हैं इसका सही जवाब है ईगोसेंट्रिज्म। क्या है? ईगोसेंट्रिज्म। और इसके लिए पियाजे ने क्या किया था? तीन पर्वत समस्या का प्रयोग किया था, वस्तु स्थायित्व के लिए ऑब्जेक्ट परमानेंस किया था। नेक्स्ट, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज के प्रतीक हैं? श्रवणवादिता, शैक्षिक पिछड़ापन, शैशव स्वलीनता, या अधिगम अक्षमता। तो इसका सही जवाब है ऑटिज्म, इन्फेंटाइल ऑटिज्म या शैशव स्वलीनता। ऑटिज्म के बारे में बहुत सी बातें परीक्षा में ध्यान रखनी है आपको। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगले सवाल में बताऊंगा। नेक्स्ट, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रहने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा, स्वलीनता, डिलीरियम ट्रेमेंस, या फिर डाउन सिंड्रोम। इसका सही जवाब है एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग हम आपको बता चुके हैं, फीमेल में, लड़के में पाया जाता है, यानी वो डाइटिंग बुक बुक मतलब फिगर डिस्टर्ब ना हो जाए इसलिए भोजन छोड़ देती हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। डिलीरियम ट्रेमेंस नाम सुना आपने? डिलीरियम ट्रेमेंस ये क्या होता है? ये होता है एल्कोहल विड्रॉल, एल्कोहल विड्रॉल, यानी जब कोई शराब बहुत आदी हो जाता है शराब का, फिर अचानक अगर उससे शराब छुड़वा ली जाए तो जो असर होते हैं वो कहलाते हैं डिलीरियम ट्रेमेंस। क्या क्या होता है इसमें? इसमें एक तो होता है एजिटेशन, तो बेचैनी होती है। दूसरा होता है उसमें शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग, हाथ पैर कांपते हैं, पूरी बॉडी कांपती है। तीसरा, इसमें माइंड एक ऐसी स्टेट में चला जाता है, क्योंकि क्या होता है अल्कोहल या ड्रग्स में, क्या होता है हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं उनमें जो जो केमिकल्स हैं उनमें तो बदलाव होता है। तो मेंटल स्टेट ऐसी आ जाती है कि जिसमें हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, दिमाग इम्बैलेंस हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, और ठीक से मूवमेंट्स पे कंट्रोल भी नहीं होता। तो मूवमेंट्स पे कंट्रोल नहीं होता, शेकिंग ट्रेम्बलिंग होती है, मेंटल स्टेट कंफ्यूजन में चली जाती है, इसको बोलते हैं एजिटेशन होता है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, बीपी बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। ये जो खेल है ये बहुत रिस्की है, ये तो इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि बहुत लोग गांव में साहब 40 साल से वो पी रहे थे और फिर अचानक छोड़ दी तो साहब 1 महीने बाद दुनिया भी छोड़ दी। ये खतरनाक चीज है डिलीरियम ट्रेमेंस, एल्कोहल से विड्रॉल की चीज। ठीक है, डाउन सिंड्रोम आपको बता चुका हूं, स्वलीनता फिर मैं आपको बता दूं। दरअसल ऑटिज्म ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है परीक्षाओं में। ऑटिज्म शब्द पहली बार किसने दिया था? ये क्या होता है ये तो हम जानते हैं। ऑटिज्म में क्या होता है? बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर सकता, दूसरों से आई कांटेक्ट नहीं करता, कोई फिजिकल व्यवहार बार बार करता है। ठीक है, जैसे स्पिनिंग वगैरह, औरों से हटके अलग ही प्रकार का होता है, उसको ऐसे खिलौने अजीब से वो पसंद आते हैं। ठीक है, मेंटल डेवलपमेंटल डिले हो जाता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी डिले होता है, ये ऑटिज्म बच्चे होते हैं। तो बहुत रेयर होते हैं वो, पर होते हैं। ऑटिज्म के बारे में महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, ऑटिज्म जो शब्द है वो पहली बार 1911 में एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, जिनका नाम है ईगन ब्लूलर।
ब्यूलर याद रखना, ब्यूलर। ब्यूलर ने पहली बार 1911 में ये टर्म दी थी, लेकिन उन्होंने ये टर्म दी थी एक और मानसिक बीमारी के लिए जिसको हम मनोविकलता बोलते हैं, जिसको हम स्किजोफ्रेनिया बोलते हैं, जिसको हम सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। स्किजोफ्रेनिया या सिजोफ्रेनिया के साथ ही ऑटिज्म को उन्होंने बता दिया था। तो तब 1911 में पहली बार ब्यूलर ने ये बोला, तब सिजोफ्रेनिया और ऑटिज्म में कोई फर्क नहीं था। उसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना होती है 1943 में, और एक नाम आता है, आपने परीक्षा में देखा होगा, लियो केनर। लियो केनर ने पहली बार ऑटिज्म की विस्तृत व्याख्या पेश करी। तो लियो केनर दूसरा नाम आता है। मीनवाइल एक काम और होता है 1938 में, आपने सुना होगा हिंस एस्पर्जर। एस्पर्जर सिंड्रोम सुना है, हमने भी आपको बताया। हिंस एस्पर्जर नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने एक नया अपना सिंड्रोम बताया, और वो सिंड्रोम जस्ट लाइक ऑटिज्म ही था, पर ऑटिज्म नाम नहीं दिया। आज भी हम एस्पर्जर सिंड्रोम अलग से पढ़ते हैं। तो महत्वपूर्ण घटना हुई, ब्यूलर ने 1911 में ऑटिज्म पहली बार दिया, और स्किज़ोफ्रेनिया के साथ ही जोड़ के दिया, अलग नहीं बताया। 1943 में लियो केनर ने इसकी व्याख्या की, बेहतर तरीके से थेरेपी की, लोगों के साथ ऐसे पेशेंट को भी देखा। 38 में हेंस एस्पर्जर ने एक नया सिंड्रोम एस्पर्जर बता दिया जो ऑटिज्म जैसा ही था। फिर एक घटना होती है 1980 में। 1980 में आपको पता है डीएसएम, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, कई बार हम अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन भी बोल देते हैं, और एपीए का फुल फॉर्म कई बार हम अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन बोलते हैं। दरअसल अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन एपीए के अंडर में ही है, ठीक है ना। तो एपीए ने एक चीज जारी करी थी, डीएसएम, बहुत पहले डीएसएम सेकंड आई थी 1980 में, डीएसएम सेकंड, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो इस डीएसएम में उन्होंने 1980 में जो काम किया था, वहां पहली बार स्किजोफ्रेनिया से इसको अलग किया था। स्किजोफ्रेनिया या सिजोफ्रेनिया से ऑटिज्म को अलग किया कि ये अलग है, ये अलग है, ऑटिज्म को अलग किया। फिर एक घटना होती है 2013 वाली डीएसएम में, ये डीएसएम 5 आ गई 2013 में, ठीक है ना। 92 94 में, आपकी 94 में डीएसएम 4 आई थी। डीएसएम 5 जो आई, डीएसएम 5 1913 2013 में, माफ करें, उसमें क्या हुआ, उसमें एस्पर्जर सिंड्रोम को ऑटिज्म के साथ मिला दिया गया, और तब एक नई अम्ब्रेला टर्म सामने आई जिसको आजकल हम सब पढ़ते हैं एएसडी के नाम से। इसकी इसकी फुल फॉर्म है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अम्ब्रेला टर्म है जिसमें एस्पर्जर भी शामिल है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ माइलस्टोन है ऑटिज्म पे, अक्सर परीक्षा में प्रश्न आते हैं। पहली बार 1911 में ब्यूलर याद रखेंगे, 43 लियो केनर, हिंस एस्पर्जर, फिर डीएसएम 2 ने अलग किया, और डीएसएम 5 ने एएसडी नाम दे दिया। चलिए अगला सवाल है, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, मतलब खुद का ही तर्क है, तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे इसको अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन बोलते हैं ना, इंट्यूटिव या इंट्यूशन, इंट्यूटिव लॉजिक, इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान कहते हैं। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा चरण का यह अर्थ है? साकार संचालन, पूर्व संचालन, देखो हिंदी के नाम, औपचारिक संचालन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जवाब है पूर्व संचालन, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज की दो अवस्थाएं हम आपको बताते हैं, बता देना अक्सर। पहला तो प्री कंसेप्चुअल स्टेज, प्री कंसेप्चुअल स्टेज, और दूसरी अवस्था हम आपको बताते हैं इंट्यूसिव स्टेज, इंट्यूसिव स्टेज। इंट्यूसिव जो स्टेज है उसी को हम सिंबॉलिक प्रोसेस स्टेज भी बोल देते हैं। तो यहां ये 2 से 4 साल वाली है, 2 से 4 साल का समय है, और ये 4 से 7 वाला समय है। इसमें बच्चा तर्क करता है, पर कुछ कमियां होती है, जैसे वो विकेंद्र नहीं जानता, रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं कर सकता, वो सब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करेगा, जिसको यहाँ पे साकार संचालन बोला गया है, इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है। तो याद रखना प्री ऑपरेशनल की ही एक स्टेज है इंट्यूशन स्टेज या अंतर्ज्ञान वाली अवस्था। तो इसका संबंध किससे होगा? बी। अगला है, ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द 10 से 13 माह के बीच में बोलते हैं, लगभग 11 माह कर सकते हैं, 10 से 13 आया हुआ है। इनमें से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? तो सामाजिक रचनावाद की बात आ गई तो वाइगोत्स्की का नाम हमको याद रखना है। नेक्स्ट, किशोर स्वयं के लिए एक समस्या होता है, ये किसने बोला? तो ये बोला है हरलोक ने। हरलोक ने क्या बोला? किशोर किशोर स्वयं के लिए एक समस्या है, ये स्टेटमेंट है। वयसंधि काल में इनमें से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रभुता या सत्ता के विपरीत विरोध, दूसरा अशांति, तीसरा आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, यानी इंडिपेंडेंस चाहिए, आग्रही, आत्मनिर्भरता चाहिए,
सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। तो पहली बात तो वय संधि हम बोलते हैं जनरली प्यूबरिटी का जो समय है 10 से 12, 11 से 14, 12 से 14, तो ये जो समय होता है जिसमें किशोरावस्था शुरू होनी है, किशोरावस्था बाल्यावस्था के बाद सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आने शुरू हो जाते हैं। तो यौन परिपक्वता नहीं आती, लेकिन किशोरावस्था में प्रवेश हो जाता है। तो यहाँ लगभग किशोरावस्था की बातें हैं। क्या किशोरावस्था में सत्ता के विरोध में जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। अशांति होती है? बिल्कुल होती है। इंडिपेंडेंस चाहिए सब। क्या निष्क्रिय बैठे रहते हैं? नहीं, वो तो अति सक्रिय होते हैं। इसलिए ये बात ऑप्शन नंबर 4 नहीं में आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता? अब यहाँ पे मिडिल स्कूल शब्द दे दिया, तो हमको समझना है मिडिल स्कूल का मतलब मोस्टली हम ये मानते हैं 6 से 8 वाले स्कूल, और 6 साल आरटी के अनुसार देखें तो अराउंड 12 साल से बाद बात शुरू होगी, तो 12, 15, 16 की एज है, तो ये भी किशोरावस्था है। ठीक है, तो किशोरावस्था में क्या क्या होता है? सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। तो किशोरावस्था में तो पीयर ग्रुप्स बाल्यावस्था में शुरू हो जाता है, तो यहाँ तो प्रभावित होता ही है सब। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। तो हम सब जानते हैं कि सब बाल्यावस्था में वृद्धि की ग्रोथ की स्पीड होती है कम, किशोरावस्था में होती है अधिक, तो ये बात गलत है। तीसरा, बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्व प्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, बिल्कुल होता है। और अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित हो जाते हैं, तो ये भी हो जाते हैं। एक चीज याद रखना, केवल उसमें हम ध्यान रखेंगे मोरालिटी में उनके निर्णय होते हैं ना, वो अमूर्त हो जाते हैं। और ऐसा प्रश्न मैंने लिया भी, आगे आपको बता दूंगा। तो यहाँ ध्यान रखना, विशेष रूप से स्व केंद्रित हो जाते हैं, तो स्व केंद्रित वाली बात आती है किशोरावस्था में भी। लेकिन जब नैतिक निर्णयों की बात आती है तो फिर हम इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही इस बात पे ध्यान रखना, इगोसेंट्रिज्म किशोरावस्था में होता भी है और नहीं भी होता, दोनों बातें। चलिए, तो इस अवस्था, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है कि साहब फिजिकल ग्रोथ तो एकदम स्पर्ट करती है, तीव्र गति से होता है, और इसने बोला कि नहीं होता, इसलिए ये